गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटीरियर ऑफ अर्थ हम पढ़ रहे थे और उसी लेसन के कंटिन्यूएशन में हम आगे चल रहे हैं नेचुरल सोर्सेज पे। इससे पिछले वीडियो में हमने उन सभी आर्टिफिशियल सोर्सेज के बारे में जाना जिनके माध्यम से हमें ये पता लगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, जिसमें हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी में अब हम आगे नेचुरल सोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें कि ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक साधन हैं जिनके द्वारा हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। जो आपके सिलेबस में मेजरली दिए हुए हैं गर्ल्स, वो 3 ऐसे साधन हैं, जिसमें कि जो मैं सबसे पहले जिसके बारे में बात करूंगी वो रहते हैं आपके वल्केनिक इरप्शंस, जिसे आप ज्वालामुखी उद्गार बोलते हो। ठीक है, देखिए पृथ्वी के हर एक पार्ट में तो देखिए ज्वालामुखी नहीं आ सकता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं जो आपके आगे आई थिंक 6th लेसन के अंदर ये चीज़ें आएंगी भी। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ज्वालामुखी के संदर्भ में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि जब भी वल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके द्वारा हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए कहीं भी किसी भी स्थान पर जब भी वल्केनिक इरप्शन होगा तो सिर्फ लावा ही बाहर नहीं निकलता बच्चों, उसके द्वारा बहुत सारी गैसेस भी बाहर आती हैं, धूल, कुछ बहुत ही हार्ड रॉक्स भी बाहर आती हैं, और जो सबसे बड़ा पोर्शन उसमें रहता है वो रहता है वाष्प का। ठीक है, वाटर वेपर सबसे ज्यादा रहते हैं उसके अंदर। तो ये जो लावा और जो बहुत सारी चीजें पृथ्वी के अंदर से बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के भीतर कोई तो ऐसा स्थान है जहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर है। अब मैग्मा और लावा में भी डिफरेंस है। मैग्मा, हम देखिए मैग्मा लावा दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन मैग्मा वर्ड यूज होगा पृथ्वी के अंदर के लिए, और जब ये मैग्मा बाहर निकल आएगा, इरप्ट हो जाएगा, बाहर आकर ये क्या कहलाएगा, लावा। तो ये मैग्मा चैम्बर, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है ना पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसा स्थान है जो ऐसा मोल्टन स्टेज में है, जहाँ पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है और लावा जो है वहां से बाहर निकल आता है, और बीच में अगर कहीं कहीं कोई हार्ड मिट्टी थी तो उसको भी अपने साथ लेकर वो बाहर इरप्ट हो जाता है। तो वल्केनिक इरप्शन के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि पृथ्वी कहीं ना कोई लेयर इसकी ऐसी है जो कि मोल्टन अवस्था में है। तो इसी के द्वारा जो है बच्चों हमें इसका जानकारी मिली। लेकिन ज्वालामुखी उद्गार का प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक भाग के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि जो ज्वालामुखी उद्गार हैं वो कुछ किलोमीटर नीचे से ही होते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो 6371 किलोमीटर तक है। तो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट की जानकारी हमें इससे मिलती है। तो इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें भूकंप का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बीच में एक छोटा सा पार्ट और है जिसको मैं बता दूं, वो है आपके उल्कापिंड, मिटेओर्स जिसे हम कहते हैं। अब उल्कापिंड क्या रहते हैं, सौरमंडल का ही पार्ट है। पृथ्वी भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, और उसी सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, एस्टेरॉइड्स भी हैं, बाकी प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं। तो कुछ ऐसे उल्कापिंड होते हैं बच्चों जो कि आसमान से, अंतरिक्ष से पृथ्वी के ऊपर कई बार गिर जाते हैं। और ऐसा माना गया है कि क्योंकि ये सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, तो जो इनका जो संरचना है, जो इनका स्ट्रक्चर है उल्कापिंड का, वैसा ही स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी का भी हम ये मान के चलते हैं। तो जब भी हमने उल्कापिंडों को स्टडी किया है तो हमने ये देखा है कि उनके अंदर बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं लेयर्स के निर्माण में जो सबसे अधिक प्रधानता है वो दो एलिमेंट्स की है, जो कि है लोहा और निकल। निकल और निफे, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी ना, निकल और फेरस, जिसको कंबाइन रूप से हमने निफे बोला है। तो इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है, हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि अगर उल्का पिंडों के अंदर भी लेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी लेयर्स हैं। सारी पृथ्वी एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग अलग लेयर्स हैं पृथ्वी की। और क्योंकि उल्का पिंडों के बिल्कुल इंटीरियर में हमें निकल और फेरस की प्रधानता मिली है, इसलिए पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में भी इन्हीं की प्रधानता होनी चाहिए। ये जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है। लेकिन सबसे अधिक जानकारी जिसने हमें प्रदान की वो है हमारे भूकंप, अर्थक्वेक्स। जानते हो आप सभी कि
बहुत ही भूगर्भिक किसी भी घटना की वजह से पृथ्वी के किसी भी हिस्से का एकदम से वाइब्रेट हो उठना क्या कहलाता है? भूकंप। और भूकंप विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक है। ये ऐसी शाखा है विज्ञान की जो भूकंपों का साइंटिफिक अध्ययन करती है बच्चों, और फिर उसका एनालिसिस करती है। तो अब इसी पॉइंट में मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि भूकंप से जुड़े हुए आपके दो टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो ये ग्रीन पार्ट है ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, और जो नीचे का हिस्सा है वो हम इंटीरियर दिखा रहे हैं, ठीक है। एपिसेंटर और फोकस। फोकस का मतलब है भूकंप जहां से ओरिजिनेट होगा, जमीन के अंदर का वो स्थान जहां से भूकंप एक्चुअल में आया है, और उसी फोकस के ऊपर पृथ्वी का वह हिस्सा, क्रस्ट का वह हिस्सा जहां पे सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुंचेंगी और सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाएगा, उसे हम एपिसेंटर बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस है। एपिसेंटर जमीन के ऊपर है जो कि हम महसूस करेंगे, और उसी एपिसेंटर के अंदर अगर पृथ्वी में चले जाओगे इंटीरियर में, तो वो होगा फोकस। फोकस वो स्थान है जहां से ये उत्पन्न हुआ है भूकंप, ठीक है। इसी फोकस से ही जो भूकंप की तरंगे हैं, जो ये आपकी वेव्स हैं, वो चारों दिशाओं में मूव करेंगी, ठीक है। और जो ये वेव्स हैं सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगी? एपिसेंटर में। इसके बारे में 2 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है बच्चों कि एपिसेंटर और फोकस के बीच में क्या डिफरेंस है। हिंदी में इन्हें भूकंप मूल बोलेंगे फोकस को, और जो एपिसेंटर है उसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। और इसका मापन कैसे होगा? इसे मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और उसी सिस्मोग्राफ के अंदर एक स्केल बना होता है जिसे हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। रिक्टर के वैज्ञानिक थे जिसने इसकी रचना की, उन्हीं के नाम पे हम रिक्टर स्केल उसका नामकरण किया गया। और उसी रिक्टर स्केल में बच्चों रेंज रहती, जैसे कि आपके स्केल में होती है ना 1 2 3 4 ऐसे, तो ऐसे करके करके उसमें रेंज चलती है। जितनी अधिक रेंज चली जाएगी इसका मतलब उतना विनाशकारी भूकंप हमने महसूस किया है, ठीक है। तो भूकंप का भी आगे चैप्टर अलग से आएगा तो वहां डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे भूकंप के माध्यम से हमें पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानकारी होती है। तो भूकंप के बारे में हमने देखा, फोकस कहाँ होता है, एपिसेंटर कहाँ होता है। और जो ये फोकस एपिसेंटर की बात आई कहाँ से? जब हमने वेव्स की बात की, तो ये वेव्स एक्चुअल में क्या है, इनकी हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए भूकंप जो है वो 3 प्रकार की वेव्स ओरिजिनेट करेगा। कौन कौन सी? पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इस लेसन में से ये बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे भूकंप से हमें हेल्प मिलती है इंटीरियर को स्टडी करने में। तो वहां आपने ये सब चीजें बतानी है। 3 वेव्स मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स जिसे हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। इनकी क्या विशेषता है? देखिए इनकी विशेषता ये है कि जिस भी पदार्थ के ऊपर ये प्रभाव डालेंगी वो पदार्थ जो है आगे पीछे मूवमेंट करेगा। जो ये आपको ब्लू कलर की सबसे ऊपर की लाइन दिख रही है, इसमें जो लाइंस लगी हुई हैं उसकी डेंसिटी में कहीं कहीं डिफरेंस है ना, कहीं पे लाइंस में गैप बहुत कम है, कहीं पे ज्यादा है। इसका मतलब पदार्थ जो है वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा? जो पी वेव्स होंगी ये किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचेंगी, ठीक है। हर एक भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे चलती हैं, सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती है, इसका मतलब सबसे अधिक स्पीड इनकी है। इन तीनों में सबसे अधिक स्पीड पी वेव्स की होगी, किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचेंगी। ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यमों से ये गुजर सकती हैं, ठीक है। यानी कि पानी में भी एंट्री कर लेंगी, और जो आपका रॉकी सरफेस होगा वहां तो ये जाएंगे जाए, चाहे कोई गैसियस मीडियम हो, तीनों से ये गुजर सकती हैं। पृथ्वी के कोर से एकमात्र यही तरंगे गुजर सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेट में, सीटेट में, नेट में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे भूकंपीय तरंगे, एकमात्र वे भूकंप तरंगे जो जो है पृथ्वी के कोर से, केंद्र से गुजरती हैं, वो है सिर्फ पी वेव। ना तो वहां पे एस वेव पहुंच पाती, क्यों नहीं पहुंच पाती अभी आगे बताऊंगी, और ना ही वहां पे एल वेव्स पहुंच पाती हैं बच्चों, ठीक है। और इन वेव्स के माध्यम से पृथ्वी के इंटीरियर का पता कैसे लगता है हमें? हमें ऐसे पता लगेगा क्योंकि जैसे ही पृथ्वी के अंदर से गुजर रही होती हैं, जैसे ही रॉक्स की संरचना बदलेगी या पृथ्वी की संरचना बदलेगी, वैसे ही जो इनकी स्पीड है वो भी वेरी करती जाएगी।
अगर पूरी की पूरी पृथ्वी बिल्कुल एक जैसी होती, एक जैसे मटेरियल से बनी हुई होती, तो ये वेव्स बिल्कुल स्ट्रेट चलती। समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि पृथ्वी के अंदर विभिन्नताएं हैं, हर एक वस्तु का घनत्व अलग होता है, तो जैसे ही घनत्व बदलेगा, जैसे ही डेंसिटी बदलेगी, वैसे ही ये पवनें जो है अपना मार्ग भी बदलेंगी और अपनी स्पीड भी चेंज करेंगी। तो इनकी इसी चीज को ऑब्जर्व करके हम आइडिया लगाते हैं कि किस गहराई में कैसा मटेरियल हो सकता है पृथ्वी के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये हमने बात की है पी वेव्स की। फिर हम आगे बात करते हैं एस वेव्स की। एस जिसे हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं बच्चों। इनके प्रभाव से क्या होगा कि जितने भी कण होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो दाएं बाएं या ऊपर नीचे, जैसे कि आप देख भी रहे हो ना, ये लहरनुमा आकृति, इस प्रकार से मूव करेंगे सारे के सारे पदार्थ। इनकी विशेषता ये है कि सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर से अगर ये गुजर रही हैं और कहीं पे जाके अगर ये एकदम से रुक गई, इसका मतलब ठोस पदार्थ वहां पे खत्म हो गए और आगे जो है वो अलग पदार्थ जो है शुरू हो गए हैं। ठीक है। और जो इनका वेग है, इनकी स्पीड है, वो प्राथमिक तरंगों से आधी है। सबसे अधिक स्पीड तो पी वेव्स की है, मैंने बता ही दिया, क्योंकि सबसे पहले किसी स्थान पे वही पहुंचती है। और पी वेव्स से आधी स्पीड है एस वेव्स की। और फिर हम लास्ट में बात करते हैं बच्चों एल वेव्स की, जिसे हम लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं। और जिस वैज्ञानिक ने इनके बारे में खोज की थी, उनका नाम था लव, तो इसलिए इन्हें लव वेव्स भी बोल दिया जाता है। सरफेस वेव्स भी इन्हें बोलते हैं, धरातलीय तरंगे, क्योंकि ये सिर्फ धरातल तक ही सीमित रहती हैं। और क्योंकि ये सिर्फ धरातल तक ही सीमित रहती हैं, इसलिए धरातल को सर्वाधिक नुकसान भी इन्हीं वेव्स से होता है। समझ गए? क्योंकि पी वेव और एस वेव तो जमीन के अंदर भी चली जाती है ना, लेकिन जो एल वेव से वे सिर्फ कहाँ रहेंगी? धरातल पर। तो मनुष्य तो सिर्फ धरातल पे ही रह रहा है ना, जमीन के अंदर तो रह नहीं रहा। इसलिए सबसे अधिक नुकसान एल वेव्स ही करेंगे, धरातलीय तरंगे। ठीक है। सबसे अधिक प्रभावशाली होंगी, सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं, सबसे भयंकर तरंगे हैं और तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। धरातल तक सीमित रहेंगे सिर्फ, और सबसे अधिक जनधन की हानि इन्हीं तरंगों से होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। आगे मैंने इनका अराइवल टाइम दिखाया, मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले पी वेव्स पहुंचेंगी, वाइब्रेशंस देख सकते हैं, वाइब्रेशन दिखा रखी है, सिस्मोग्राफ की रिकॉर्डिंग है। ये बहुत इजी डायग्राम आप बनाइएगा एग्जाम में जरूर। ठीक है। पी वेव्स, उसके बाद एस वेव्स पहुंचती हैं, लास्ट में सरफेस वेव्स या जिसे हमने एल वेव्स बोला। लेकिन सबसे अधिक जो है वाइब्रेशन भी सरफेस वेव्स ही कर रही हैं, आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है। वो सबसे अधिक वाइब्रेशन करेंगे तो सबसे अधिक नुकसान भी इन्हीं से होगा। ठीक है। तो अब इन्हीं के व्यवहार से बच्चों हमें पता लग जाता है कि पृथ्वी में कितनी गहराई पर किस प्रकार की जो है चट्टानें हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी कर लें। हमने तीनों वेव्स को पढ़ लिया। ठीक है। मैंने बता दिया कि पृथ्वी के अंदर जो है एल वेव्स नहीं जाती, इसलिए इसी डायग्राम में देखिए एपिसेंटर नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल टॉप पे एपिसेंटर। कौन सा स्थान है एपिसेंटर? जहां पे भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंची है। ठीक है। पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स तीनों यहाँ पहुंची, फिर वहां से ये चारों दिशाओं में चल रही है। एस वेव सिर्फ बिल्कुल ऊपर है, सरफेस वेव ब्लू कलर में दिख रही है, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर चलेगी, अंदर वो नहीं जाती। अंदर कौन कौन सी गई हैं? पी वेव और एस वेव। पी जो ब्लैक लाइन है, एस जो कि व्हाइट लाइन है, तीनों अंदर गई। ठीक है। अब मैंने बताया कि जो पी वेव है वो तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। वो लिक्विड से भी गुजरेगी, वो ठोस से भी गुजरेगी, वो गैसियस फॉर्म से भी गुजर सकती है। इसीलिए पृथ्वी का जो कोर है, जहाँ पे लिक्विड आउटर कोर आपको नजर आ रहा है लिखा, क्योंकि वो लिक्विड है तो वहां पे एंट्री किसने की है? सिर्फ पी वेव ने। लेकिन एस वेव लिक्विड लिक्विड में एंट्री नहीं कर सकती, इसलिए वो वहीं पे रुक गई है। दिख रहा है ना आपको? वो वहीं पे रुक गई है, उसके आगे वो नहीं आ रहा। यहीं से आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों सिर्फ पी वेव से पृथ्वी के कोड में जा पाती है। क्योंकि पृथ्वी का जो कोड का जो आउटर लेयर है वो कैसी है? लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड तक जो है एस वेव्स लिक्विड से गुजर नहीं सकती। और सरफेस वेव्स तो रहती ही धरातल के ऊपर है, तो सिर्फ पी वेव इसमें आएंगी। लेकिन एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जैसे ही पी वेव्स ने लिक्विड आउटर कोर में एंट्री की है, इसका जो मार्ग था वो डेविएट हो गया है। क्यों? क्योंकि घनत्व बदल गया है।
हमने पढ़ा है ना अभी कि घनत्व जो है वो अलग अलग है, क्रस्ट का अलग है, मेंटल का अलग और कोर का अलग है। तो जैसे ही शैलों की संरचना बदलेगी, डेंसिटी बदलेगी, तो वैसे ही जो इनका स्पीड है और जो इनका मार्ग है वो डेविएट हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा। इसीलिए ये एकदम से विचलित हो गई हैं और उसके बाद दोबारा से ये क्रॉस करके फिर आगे आ गई हैं। ठीक है। और बच्चों इसी में लेफ्ट और राइट साइड दोनों में आपको पी वेव शेडो जोन नजर आ रहा होगा। ये वो शेडो जोन है बच्चों, छाया क्षेत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। छाया क्षेत्र का मतलब भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब आई शुड से भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब पृथ्वी के अंदर के उस स्थान से है जहां पर कोई भी भूकंप तरंग नहीं पहुंच पाती। उसके रीजन आप बताओगे, एस वेव्स तो एंट्री करती ही नहीं भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर। एस वेव्स जो हैं वो लिक्विड आउटर कोर तक आकर रुक जाती हैं और पी वेव यहाँ तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि आउटर कोर में जो है घनत्व बदलने की वजह से उनका मार्ग थोड़ा सा बदल जाता है, तो वो टेढ़ी चलने लगती है। अगर वो सीधी ही गुजर जाती तो वो पूरी पृथ्वी को क्रॉस करती, लेकिन घनत्व बदल जाने की वजह से उनका मार्ग डेविएट होता है, तो वो सिर्फ नीचे नीचे की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ में नहीं जा पाती।